जी डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं ये जो आप आगे चलेंगे मैं इसको पॉज करके थोड़ा रिवाइंड करूंगा कि जब आपकी शादी हो चुकी थी लेकिन आपके बच्चे नहीं थे, तो तब आपकी जॉब और लाइफ की रूटीन क्या होती थी? जिस तरह आप बैंक जाते थे और उसके अलावा फारिग वक्त में आप वहाँ पर मतलब कि आपके पास क्या फार मशगला वक्त होता में था? बैंकों को वाले को कहाँ होता है। अच्छा, नहीं होता। सुबह यार रात को वक्त फारग होते थे हम, रात को घर पहुंचना होता था। इसीलिए तो ये कहते हैं कि बैंकर्स को अपने बच्चों का ये कद ये नहीं होता कि कितना कद होता है, क्योंकि वो जब आते हैं वो भी सोए बच्चे सोए, जब जाते थे बच्चे सोए, तो वो ये बच्चे कहते हैं यार इतना और है अब ये इतना ये है। बात ना ऑलमोस्ट ये ठीक कर रहे हैं, हाँ क्योंकि हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे ना तो अब्बू को पता नहीं था होता था कि हम कौन सी क्लास में हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। अब्बू को वाकई इतनी मसरूफियत होती थी, सुबह जाते थे, शाम को घर आते थे, थका बंदा रात को आता है, तो वो अपनी यानी कि उस वजह से टेंशन्स की वजह से वो इतनी फिर इंटरेक्शन जो नहीं हो पाती। अच्छा, एबटाबाद आपने बताया कि 7 साल या 8 साल आपका वहाँ पर अरसा गुजरा। कैसा वहाँ के लोग कैसे थे, अच्छे थे? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे तल्लुकात थे। हिंद को बोली ज़्यादा जाती हैं जी इस जी। पोर्शन में, जी जी। लेकिन आगे मानसर की तरफ वो पश्तो भी चलती है। जी जी। तो मुख्तलिफ़ टाइमों पे मुख्तलिफ ब्रांचों में भी मुझे आपका जा यानी कि उसके बाद फिर आपका क्या, यानी कि कहीं ट्रांसफ़र हुई पेशा? 7 साल के बाद तो फिर मेरी ट्रांसफ़र, क्योंकि उस ये एबटाबाद के स्टे के दौरान ही मेरी प्रमोशन हुई एज ए ग्रेड 1 ऑफिसर। जी जी। तो वो उसके बाद सन 81 में तकरीबन मेरा याद है, तो मेरी ट्रांसफ़र पेशावर हो गई सर्कल ऑफिस में। अच्छा। अच्छा, ये जो आपको पेशावर भेजा गया था और आप ये के इलाके में ज़्यादा रहे हैं, आपका डोमिसाइल वगैरह जो था वो इधर वो इसी? तो पंजाब का था, वो ओरिजिनली तो हम नहीं, तो पंजाब। आमतौर पर अब तो ये देखने में नहीं आता कि पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर हैं वो जॉब उन इलाकों में जाके बहुत कम होता है। उस दौर में क्या कोई बैंकर्स की और पढ़े लिखे उस लोगों? वक्त किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। अच्छा। कोई भी पंजाब का वहाँ पेशावर में पोस्टिंग होती थी। हम मेरा अपना बैच फैलो पेशावर कैंट की जो सबसे बड़ी ब्रांच थी उसका मैनेजर था। बल्कि ये भी मैं बताता चलूँ कि एक वक्त में जब मैं एक देहाती ब्रांच में था, तो उस वक्त के मेरे बॉस ने, जो पिंडी में उनका मेन ऑफिस था और वो कंट्रोल करते थे पेशावर, उन्होंने मुझे ऑफ़र की कि आप पेशावर कैंट ब्रांच की मैनेजरी ले लें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था उस वक्त। पेशावर कैसे हालात थे? डिस्क्रिमिनेशन का सामना तो नहीं करना पड़ा? उस पेशावर दौर में का कोई पेशावर कैसा था? जी, उस उस दौर दौर का का पेशावर पेशावर कैसा कैसा था? था? पेशावर में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मुख्तलिफ, जब मैं पेशावर पहुंचा हूं तो उस वक्त उस ऑफिस के सबसे बड़े सरबराह जो थे वो किसी ज़माने में रावलपिंडी ब्रांच के मेन ब्रांच के मैनेजर होते थे। ये वो ज़माना था जब मैंने बैंक में सर्विस करने के लिए इंटरव्यू और एग्ज़ाम दिया था, टेस्ट दिया था। और उनका दूसरा भाई भी बैंक में था, उसकी पोस्टिंग भी पेशावर में ही थी। तो मैं पेशावर में मेरा बड़ा अच्छा वक्त गुज़रा। मैं उस दौरान कई हमारे एग्जेक्टिव चेंज हुए, कई आए, कई फिर पेशावर वाले ही ट्रांसफ़र होके मेरे रीजनल मैनेजर वहाँ भी पोस्ट हुए। अच्छा, मैं पेशावर में जो आपका वक्त गुजरा ये गालिबन दौर वही था जब अफ़गान वार हो रही थी, और पेशावर जो था तो वो मेरा ख्याल है मेन गढ़ था महाजरीन के फ़्लो का। तो क्योंकि कोई ये कोई याद हो उस हवाले से, अफ़गान वार के हवाले से, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया था काफ़ी, और गालिबन ये जो काफ़ी जो मुजाहिदीन का जो भी दाखिला होता था अफ़गानिस्तान में वो भी पेशावर और ये इसी खैबर पास के थ्रू ही वो जाया करते थे। कुछ पेशावर के जब ये जो अफ़गानिस्तान की रशिया की मसले थे वो ये तो शुरू हो चुके थे। जब हम पेशावर गए तो उस वक्त भी वो उसी तरह जारी था। तो पेशावर में जब हम गए हम, तो हमारे पाकिस्तान में बड़े ट्राले नहीं होते थे उस वक्त। अच्छा, ये जो बड़े बड़े ट्राले हैं जो इतने, ट्रांसपोर्ट, हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो ये पेशावर में हमने देखे तो वो पता चला कि ये जी अफ़गान महाजरीन जो है ना, अफ़गानिस्तान से लेके साथ आए हैं। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ, अफ़गानिस्तान से ले गया।
तो फिर हमें पता चला कि ये भाई वहाँ से शिफ्ट हो रहे आ रहे हैं यहाँ अपनी जाने बचा के वहाँ की कोई हालात। पेशावर वाली साइड पे खतरा तो नहीं था, कोई जंग वगैरह का या नहीं नहीं, कोई ऐसा बात नहीं, कोई ऐसे ही इतना अर्सा गुजारा है, 7 साल 5 साल है मेरा पेशावर का स्टे। अमन था पेशावर उन दिनों? हाँ, कोई कुछ नहीं। वो ऐसा ऐसा जिस तरह अब तो इन इलाकों में तो दहशतगर्दी नहीं नहीं, की उस ज़माने में कुछ नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान तो अपना रोल अदा कर रहा था ना उस वक्त। जी 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 जी। लेकिन बिल्कुल अमनो मान था, कोई बात नहीं थी। तो जो ट्राइबल एरियाज थे, कभी आप उन साइड पर नहीं गए? आपने कभी विजिट किया हो देखने के लिए? या ट्राइबल एरियाज, फाटा जो था उस टाइम पे? नहीं, उस तरह मेरी कोई पोस्टिंग वहाँ नहीं हुई। मेरी पेशावर में ही पोस्टिंग रही। हाँ। कितने साल रहे आप पेशावर? 5 साल। 5 साल। अच्छा, 5 साल का पीरियड मैंने जिस तरह पहले भी एक सवाल किया था वो गालिबन गुजर गया कि किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन जॉब के दौरान या किसी किस्म का कोई मसले मसाइल सोसाइटी में, सोसाइटी के लिहाज से, ऑब्वियसली क्योंकि एक अलग सूबा अलग ज़ुबान, तो उसमें कोई ऐसे शुरू में जब मेरी ट्रांसफ़र हुई तो थोड़ा सा मैं अपसेट हुआ था ज़रूर कि यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो वहाँ, क्या मसला हो। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो माशाअल्लाह वहाँ हिंदू पंजाबी से मिलती जुलती ज़बानें हैं, वो चल रही हैं, सारा कुछ है। तो चंद गिनती के अल्फाज मैंने पश्तो में भी सीख लिए, जैसे कि हाँ। तो वो क्योंकि वो फिर अपने आप को एक्सपोज करने वाली बात होगी, तो वहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप तंदूर पे जाके बातें समझ लेते हैं? तंदूर पे जाके बातें समझ लेते हैं? हाँ, बस वो ऐसे टूटी फूटी अल्फाज में, हाँ, कोई पश्तो सीखी नहीं है। ठीक। अच्छा, पेशावर 5-6 साल रहे, उसके बाद फिर आगे सफ़र कहाँ? तो पेशावर पोस्टिंग के दौरान ही मेरी एवी की असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की प्रमोशन का सिलसिला शुरू हो गया। हेड ऑफ से एक इंटरव्यू टीम जो थी वो पेशावर में आई, तो हम जो 5-6 लड़के थे उनका इंटरव्यू किया गया कि उनको असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के प्रमोशन देंगे। तो उस वक्त जो पेशावर के रीजनल मैनेजर थे वो पेशावर एबटाबाद में भी मेरे पास रहे थे, हम इकट्ठे थे। तो इंटरव्यू के बाद उन्होंने इशारों में बताया मुझे, एक स्टेप की बात कर रहा हूँ, कि भाई इंटरव्यू की बोर्ड जो था, वो टीम जो थी, वो आपके इंटरव्यू से बड़ी इम्प्रेस हुई है माशाल्लाह। तो मुझे भी खुशी हुई, क्योंकि तैयारी इंटरव्यू की मैंने वो की थी, क्योंकि तब MA की सारा इकनॉमिक्स पढ़ा हुआ था, वो इकनॉमिक्स पढ़ी हुई उस इंटरव्यू में भी काम आई। क्योंकि उस वक्त के जो हेड ऑफ्स के बड़े सीनियर एग्जेक्टिव आए, वो जो बाद में मेंबर बोर्ड भी बने, उनके साथ और भी मेरी यादें वाबस्ता हैं। उन्होंने बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन इकनॉमिक्स के किए, लेकिन ये था कि मुझे पता चल चुका था कि क्या माहौल है इंटरव्यू का मुख्तलिफ़ स्टेशनों पे। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, उनके जितने सवालात थे वो जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी थे, थ्योरेटिकल थे, उनका जवाब दिया गया, तो वो सेटिस्फाई होके आ गए। वो बोर्ड जब वापस चला गया तो फिर कुछ सर्दियों का मौसम था, मुझे याद है, सर्दियों में, तो मैं मोटरसाइकिल पे ही अपने घर से दफ्तर आता था। तो मैं कहीं काम से गया हुआ था, वापस आया तो मुझे दफ्तर का चपरासी दूर से मुझे कहता, गौहर साहब कराची की तैयारी करें। फ़लाँ एग्जेक्टिव का नाम लिया उन्होंने कि वो उनका टेलीफोन आया कि इनको सुबह ये कराची पहुँचे सारे इंटरव्यू के लिए। तो हम 2 आदमी थे इंटरव्यू वाले। शाम का वक़्त था, मैं सबसे पहले उस दूसरे साथी के घर तक पहुंचा, उसको इतला दी कि भाई ये मैसेज हेड ऑफिस से आया है कि आपने कल इंटरव्यू के लिए कराची पहुंचना है, शाम का वक्त है। हम सबसे पहले PA ऑफिस गए। तो सबसे पहले वहाँ गए तो इकानमी क्लास में कोई सीट खाली नहीं थी,
अगले दिन सुबह 9 बजे या 10 बजे फ़्लाइट थी पेशावर से कराची। हमने जो भी एग्जेक्टिव क्लास थी, जो भी सीनियर क्लास थी, उसमें बुकिंग करा ली। बुकिंग करा के दफ्तर पहुँचे तो मैंने कहा यार अपने बास को तो इतला कर दें। वो घर जा चुके थे जो उस वक्त के बास थे। तो मैं उनकी कोठी पे गया, बैल बजाई, उनको उन्होंने इजाज़त दी। तो मैंने बताया कि जी इस तरह जी वो कल बुलाया है हेड ऑफिस ने, तो इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं कल। कोई नहीं जाना। मैंने कहा जी मैं तो सीटें भी कन्फर्म बुक करवाया हूँ। मैं इतना कह के तो वापस आ गया। असल में ये था कि जो उनका मंजूर नज़र था सियासत, उसको कॉल नहीं किया था उन्होंने। इन्होंने बड़ा टेलीफोन पे उस वक्त के जो भी हेड ऑफिस में थे उनको कांटेक्ट किया है। वो नहीं मान रहे थे, भाई जो सेलेक्ट हुए हैं तो लड़के वो वहाँ इंटरव्यू के लिए आएंगे। लेकिन उन्होंने कि ये किया कि उसको भी ज़बरदस्ती हमारे साथ हथी करके कराची भेज दिया। यानी कि पहले 2 बंदे जा रहे थे, अब तीसरा भी और ये हो गया। फिर आपका वैसे ये पहला एयर ट्रैवल भी पहला जिंदगी का एयर ट्रैवल पहला था मेरा। डर तो नहीं लगा? और वो भी नहीं डर वो भी के बिजनेस क्लास। और वो बड़ा शाम का, अब वो दोपहर का वक्त तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था जब, तो हम तकरीबन दोपहर के 1 बजे के करीब कराची पहुँचे। कराची पहुँचे, जल्दी होटल में गए, कपड़े शपड़े थे आपने तब्दील किया, हेड ऑफिस पहुँचे जहाँ इंटरव्यू होना था। वहाँ जो उस बैंक का बोर्ड था ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन्होंने इंटरव्यू लेना, यानी सबसे टॉप एग्जेक्टिव थे वो इंटरव्यू ले रहे थे, जिसमें बैंक का प्रेसिडेंट भी था, बैंक के बोर्ड के तमाम मेंबर भी थे, ह्यूमन रिसोर्सेज का जो हेड ऑफ था वो भी तशरीफ़ रखते थे उसमें। तो बारी बारी इंटरव्यू, और भी लोग भी आए हुए थे। तो इंटरव्यू अंदर गए मैं गया तो इंटरव्यू में उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे, मैं नाम नहीं लूँगा। आप नाम लेने से डरते क्यों हैं इतना? वो फिर वो कुछ ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं कि वो कोई ना हो। वो इस दुनिया में से भी तशरीफ़ ले जा चुके हैं, अक्सर उनमें से चले गए। उन्होंने क्वेश्चन वगैरह किए, बड़े टेक्निकल क्वेश्चन थे उनके। मैंने पूरी तसल्ली से जवाब दिया। जो पेशावर के और KP के जो डायरेक्टर टीम में थे, उन्होंने वो जानते भी थे मुझे, और उनके साथ पहले भी 1-2 टाकरे हो चुके थे पेशावर में ही। पॉजिटिव या नेगेटिव? वो दोनों समझ ले, दोनों थे, मिक्स। क्योंकि गलत काम मैं करता नहीं, न करता था। तो उन्होंने भी ऐसे क्वेश्चन किए कि जो सिर्फ वही कर सकते थे, दूसरी टीम को नहीं, क्योंकि वो पेशावर की हिस्ट्री को जानते थे। तो वो क्वेश्चन भी मैंने बड़े धड़ल्ले से सेटिस्फैक्ट्री दिए। इंटरव्यू चलता रहा। उनके जो चेहरे के तासरात थे ना प्रेसिडेंट के, वो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मुझे फेवरेबल लग रहे थे कि सेटिस्फाई। मैं इंटरव्यू दे के बाहर बहुत ही ओवरजाइड हो के ना इंटरव्यू के कमरे से बाहर आया। तो मैंने अपने साथियों को कहा, अब मैं वो अल्फाज नहीं दोहरा सकता जो मैंने कहे थे। तो मैंने कहा यार ये सेलेक्ट करें या ना करें, इंटरव्यू का मज़ा आ गया। इंटरव्यू धड़ल्ले से दे के आया। हत्ता कि हम इंटरव्यू वगैरह दे के दूसरे वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद कुछ अर्सा गुजरा तो जो पेशावर के रीजनल मैनेजर थे, जो एबटाबाद में रह चुके थे, तो वो उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंशली बुला के ना कहा, गौर साहब आपकी प्रमोशन लेटर आ चुका है, और जो सर्कल ऑफिस के सरबराह हैं उन्होंने दबा के रखा हुआ है। ये वही सरबराह हैं जिन्होंने आपको जाने से रोका था? वही उन्हीं की? हाँ, वही है। अच्छा। तो आपका जो प्रमोशन लेटर है ना, वो साहब ने रोका हुआ है, वो आपको डिलीवर नहीं कर रहे। आप साहब के मंजूर नज़र जो नहीं थे। आपने क्या साहब की कमेटी खाई थी? ठीक, जो भी थे
तो मैं खुश भी हुआ कि चलो भाई, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंशियली बताया था कि आपका लेटर आ चुका है, अंदर पड़ा हुआ है, 2 आदमियों को आ चुका है, आप भी उसमें शामिल हैं। तो वो जो साहब का मंजूर नज़र था वो भी शामिल था उसमें? नहीं नहीं, वो उसको तो उसी वक्त वहीं इंटरव्यू में कह दिया था कि आपको तो हमने बुलाया ही नहीं था, तो आप क्यों आए? सही ये सही। मुझे बाद में पाया। अब वो लेटर वो दबा के रखा हुआ था, तो वो कोशिश कर रहे थे कि जो उनका मंजूर नज़र था, मंजूर का मंजूर नज़र था, अच्छा अच्छा अच्छा। उसकी भी प्रमोशन करवाई जाए। बड़ी उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो प्रमोशन करने वाले हेड थे या जो भी थे, वो सारा काम समेट के अपने मसरूफियात की वजह से लंदन या बाहर मुल्क में जा चुके थे। वहाँ उनको सफ़ेद जवाब मिला। तो 2-3 दिन के बाद वो जो हमारे सर्कल ऑफिस के सरबराह थे, उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया। तो मुझे कहने लगे, गौर साहब, ये आपका प्रमोशन लेटर आया है। तो हमने कोई रुकावट नहीं डाली। अच्छा। हमने कोई रुकावट नहीं डाली। इट मीन्स के डाली। बहरहाल उनका जो सारी कार्रवाई थी वो तो मुझे पता थी। सही बताया आपने, कोई उनको डराया धमकाया तो नहीं था? नहीं, वो भाई बास हाथ भी होते हैं, बास तो नहीं। बॉस तो बॉस होता है ना। लेकिन आप भी तो पीछे से भाई साहब कश्मीरी वो नहीं, बात मैं मुंह पे कर देता था सही, किसी से ये नहीं। लेकिन ये इतनी हिम्मत होनी चाहिए इखलाकी तौर पे आम। बहरहाल मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, थैंक यू किया, ठीक है। लेकिन ये मुझे बहुत ही खटका कि सारी जो कार्रवाई उन्होंने डाली हुई थी, मेरा प्रमोशन लेटर रोक के, वो तो मुझे पहले ही पता चल गया था, खुफिया ज़राए से या मेरे मेहरबानों ने मुझे बता दिया हुआ था। तो फिर उनको क्या ज़रूरत थी ऐसे अल्फाज कहने की? आप काफ़ी आगे बैंकिंग का तो आपने बता दिया, लेकिन मैं आपसे थोड़ा पीछे जाके एक सवाल पूछूंगा कि जब आपकी मतलब कि पहली औलाद हुई, वो एक्सपीरियंस कैसा था, या बाकी जो मतलब आपके बच्चे हुए उसके बारे में बताएं। देखें कि औलाद होती है, ख्वाह बेटी हो या बेटा हो। पहली मेरी औलाद बेटी हुई और वो वाह कैंट में, हालांकि मेरी पोस्टिंग शोबा में थी, सरहद में, लेकिन उनकी क्योंकि मेरे वालिदैन वाह कैंट में ही रहते थे, तो वहाँ उनकी पैदाइश हुई, खुशी हुई। क्योंकि पहली बेटी भी जो हुई थी वो कोई थोड़ी सी लेट का मसला था, तो अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा। और ये आपको सुन के हैरानगी होगी कि उस वक्त वो मेरे दोस्त मेजर जो ढाका में पोस्टिंग थे, फिर कैदी बने, वो छूट के वापस आ चुके हुए थे, वो वहाँ कैंट आए। तो मैंने कहा, यार बेटी का नाम रखना है आपके लिए बड़ी। तो कहने लगे, इस तरह करते चलो मामू याकूब के पास चलते हैं। ये मामू याकूब कौन है यहाँ पर जिस तरह? ये मामू याकूब उनके सगे मामू थे, और वहीं पाकिस्तान आर्ट यूनिवर्सिटी में ही उन्होंने मुलाजमत की, और बहुत ही सेंसिटिव शोबे में काम करते थे। मेरा छोटा भाई भी उसी शोबे में काम करता था, और ये दोनों बारी बारी जर्मनी से भी ट्रेनिंग लेके आए थे। तो उनके घर गए। किस चीज़ की ट्रेनिंग? वही उससे मुतल्लिका ना? ये बच छोड़ दी भाई, ठीक, वो आगे फर्क सेंसिटिव मसले होते हैं। तो याकूब शाह साहब वो शख्सियत थे कि पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ नात खाम जनाब मंजूरुल कौनैन के वो वालिद थे। मंजूरुल कौनैन भी वहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे। जब ये बिल्कुल क्लीन शेव थे, बल्कि लड़के थे, मैं उस वक़्त भी उनको जानता था, बल्कि 1-2 दफ़ा उनके घर भी मैं अपने मेजर दोस्त के साथ उनके घर भी, जब वो सर्विस में थे उनके वालिद साहब, वो जाया करते थे। तो उनसे रिक्वेस्ट की कि नाम रखो, तो उन्होंने फिर नाम, जो मौजूदा नाम है मेरी बेटी का, वो ये फ़ख्र है कि मंजूरुल कौनैन के वालिद साहब सैयद याकूब शाह साहब
जो कि खुद भी एक बहुत बड़े मजहबी घराने के लोग आदमी हैं, और उनके दो बड़े भाई जो मेरे दोस्त के बड़े दूसरे मामू थे, वो अपने वक़्त के बहुत बड़े आलिम दीन थे, और उन्होंने पाकिस्तान बनाने में भी अपना क्या नाम था कहा। उनका? सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब, और दूसरे मेरा सैयद महमूद हुसैन शाह साहब थे। वो भी पीछे से सियालकोट से ही तल्लक रखते थे, लेकिन वो सेटल हो गए हुए थे फैसलाबाद में जाके। अच्छा चलें, अब मैं आपको दोबारा पेशावर जब आपकी हुई प्रमोशन हुई, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या था? किस तरह आपने उधर प्रमोशन के बाद आपको उधर ही रहे? प्रमोशन के बाद वहीं मैं सर्कल ऑफिस में ही मेरी पोस्टिंग रही। कितना अरसा आप उधर फिर रहे मजीद? 86 तक तो मैं वहीं था। ये आप गए कौन से 81 के आखिर में शायद मैं गया था। अच्छा, 86 तक आप उधर 5 साल का 5 स्टे है साल। तकरीबन। अच्छा, फिर नेक्स्ट आप सर्कल ऑफिस से कहाँ? सर्कल ऑफिस में कुछ ऐसे हुए कि पेशावर कैंट ब्रांच के जो मैनेजर थे वो कराची से तशरीफ़ लाए हुए थे, तो वो जब छुट्टी जाते थे तो मैं ही उनकी जगह ऑफिशिएटिंग करने के लिए उस ब्रांच में जाता था। तो वो पेशावर से उन्होंने छुट्टी लेके कराची जाना था, तो वो मैंने ही उनकी जगह ऑफिशिएटिंग करनी थी। लेकिन उसी दिन ही मुझे वाकई से भाई का टेलीफोन आ गया कि वालदा साहबा बहुत सख्त बीमार हो गई हैं और उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। मैं अपसेट हो गया, मैं घर भी नहीं गया, दफ्तर में ही मोटरसाइकिल छोड़ी, साथ ही मेरे दफ्तर के साथ ही बिल्कुल गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का अड्डा था, वहाँ बस पे बैठा मैं वाकैंड पहुँच गया। वाकैंड वो मजबूरन मुझे फिर कुछ 3 दिन की छुट्टी करनी पड़ी। ठीक है, छुट्टी करने का उन्होंने ये समझा कि ये ऑफिशिएटिंग ड्यूटी से शायद भाग गया, उन्होंने ये स्टंट बना लिया। 3 दिन के बाद फारिग हो के मैं दोबारा आ गया और फिर मैं उसी ब्रांच में ऑफिशिएटिंग कर रहा था। नहीं तो आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं था कि ये जो जाते हुए? नहीं, सारा कुछ इन्फॉर्म करके उस वक्त दफ्तर के जो मुतलका लोग थे उनको बता के गया। मैं इन्हें इंतज़ार किया, वो मीटिंग में थे। मैंने कहा ये मेरा है, मोटरसाइकिल भी मैं ये खड़ी करके तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, 3 दिन फिर आके रब्ता हत्ता कि वापसी के बाद फिर मैं उसी ब्रांच की ऑफिशिएटिंग कर रहा था। तो जो उसके असली मैनेजर कराची से था, उनका टेलीफोन कराची से मुझे आया कि गौर साहब आपकी तो कोयटा ट्रांसफ़र हो गई है। कोयटा ट्रांसफ़र हो गई? हाँ। किस वजह से? इसी वजह से कि जी आप वो मुझे पता चल गया कि कोई यहाँ से कोई ऐसी मूव की गई और वो हेड ऑफिस से लेटर इन्होंने भिजवाया और वो वजह बन गई मेरी पेशावर से कोयटा ट्रांसफ़र की। एक सूबे से उठा के जहाँ हाँ, दूसरे सूबे में आपको इन्होंने तो बतौर सज़ा मुझे भेजा, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से कोयटा का स्टे मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा। चले, आज की नशिस्त को आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये कोयटा आपकी मूवमेंट जो है वो हम लोग अगली जो हमारी सेटिंग होगी उसमें हम इंशाल्लाह कवर करेंगे, क्योंकि बातें इतनी ज़्यादा हैं। अभी तो हम लोग उनका अहाता पूरी तरह कर भी नहीं रहे, लेकिन हर नशिस्त माशाल्लाह वो इतनी तवील होती जा रही है, और अभी हमने सफ़र जो है वो गालिबन आधा भी तय नहीं किया। तो आई साहब एक दफ़ा इंटरेस्टिंग भी होती जा रही है कोयटा, क्योंकि हमने भी कहते हैं ना सानू भी होश आ चुकी सी कोयटा, क्योंकि हम लोग भी ज़रा बचपने में ऐसी स्टेज पर थे कि जहाँ पर वो बच्चा जो है वो चीज़ों को समझना शुरू हो जाता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस जो कोयटा का है वो भी बहुत एक यादगार एक्सपीरियंस है, हाजी साहब ने जिस तरह कहा, और वहाँ से बड़ी यादें वाबस्ता हैं। तो वो हम लोग अगली नशिस्त पे रखते हैं। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें वक्त दिया और अपने जो तजर्बात है वो हमसे शेयर किए। आखिर में डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे नाना अबू से? मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे सवालों को कम स्किप करें। क्या करें? मेरे सवालों को कम स्किप करें। अच्छा, कम स्किप करें। उनकी मुराद ये है कि मैं जो सवाल पूछता हूँ उसका जवाब दे दिया जाए। और कम जो है ना वो क्या कहते हैं, एक वो जो
कहते हैं कि पिछले दिनों या पिछले कुछ अरसे में जो मीडिया के ऊपर भी होता है ना कि क्या चीज़? कि वो पहले कहते थे कि ये नहीं पूछना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हाँ। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. उम्मीद है कि जनाब आप लोगों को भी इस सफ़र में मज़ा आ रहा होगा, और इंशाल्लाह ये सफ़र अभी मज़ीद जारी रहेगा, और इसमें कई चीज़ें आनी हैं, कई मराहिल आने हैं, कई इंटरेस्टिंग वाक़यात होने हैं। पेशावर से कोयटा, और कोयटा में क्या हुआ वो अगली किस्त में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।